हेलो गाइस, चलिए आज देखते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 36। ठीक है। इससे पहले क्या 35 टेस्ट सीरीज हम लोग अभी तक कर चुके हैं। मिशन 22 एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए आपका प्री एग्ज़ाम। ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं। टफ से टफ क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। जो भी हमारे रिव्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि मनुष्य अत्यधिक आर्द्रता व गर्मी से कठिनाई अनुभव करता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आर्द्रता के कारण पसीना वाष्पित नहीं होता। क्यों? देखिए मनुष्य को अत्यधिक आर्द्रता व गर्मी के मौसम में कठिनाई होती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर से निकला हुआ पसीना आर्द्र हवा के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम में ही हमें ठंडेपन का एक अनुभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि वहां पे क्या है, ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं है, अर्थात वहाँ पे क्या है, हवा नहीं यानी वायुमंडल नहीं है जिससे हमारी बात उसके कानों तक पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधारीय बीज पैदा किया जाता है किससे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी प्रजनक बीज से। प्रजनक बीज क्या है भैया? देखिए आधारीय बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज में सर्वाधिक आनुवांशिकता शुद्धता होती है। आधारीय बीज उत्पादन चक्र की द्वितीय अवस्था के बीज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना व्यतिकरण का उदाहरण है। व्यतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अवरक्त किरणें। नाइट विजन अप्रेंटिस में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। दूर संचार हेतु सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी भाप। भाप की गुप्त उष्मा क्या है, सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें इसमें सबसे ज्यादा जलन महसूस होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पीला व हरा। देखिए अगर हम बात करें तो पीले व हरे रंगों के बीच सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। मानव नेत्र में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530-555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है? ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, सोनार का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक व जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी फसल सूचकांक। ठीक है। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात फसल सूचकांक यानी हार्वेस्ट इंडेक्स कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य यानी पिच है जो निर्भर करता है। ठीक है। किस पे निर्भर करता है? तो वो करेगा आपकी आवृत्ति पर, ये सभी को मालूम होना चाहिए। यानी सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए औरतों की आवाज़ यानी स्त्रियों की आवाज़ क्या है, पतली होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांत कुब्रत हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में
रहती है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्लोराइड। क्या है, जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप दांत एवं हड्डियां क्षयित होने लगती हैं। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मान मात्रा 1 मिलीग्राम लीटर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन होगा वृक्क, सभी को मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन बी, यानी लगभग 30 डेसिबल। ठीक है, सभी को मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थ के रूप में क्लोरेला का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में निगलते हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यून होने के कारण खाद्य पदार्थ पेस्ट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, असुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। पहला है रोग और प्रदूषण के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाकनी रोग, सीसा प्रदूषण। देखिए, नाकनी रोग सीसा प्रदूषण के कारण नहीं, अपितु यह रोग फ्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण? फ्लोराइड के कारण, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? देखिए, अब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें आपके जलवाष्प, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, साथ में ओजोन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता बहुतायत में मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी विकासशील देशों में। क्या कहते हैं कि विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि अधिकतर जैव विविधता उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है और ज़्यादातर विकासशील देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही स्थित हैं। विकसित देशों ने तीव्र विकास की चाह में अपने यहाँ जंगलों का तेजी से दोहन कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बहुमंजिला इमारतें तथा अन्य विलासिता के वस्तुएं प्राप्त करते हुए अपने देश को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्यों होगा? एक प्राथमिक वायु प्रदूषक वह है जो स्रोत के सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, जबकि द्वितीयक प्रदूषक सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते, वो किसी अन्य प्रदूषक, ठीक है, में ही प्रतिक्रिया कर एक प्रदूषक के रूप में प्रभावित करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप पहला है कि सौर भौमिक संपर्क अच्छे हो गए, दूसरा हिमनद द्रवीभूत होने लगे, तीसरा है समय से पूर्व आम के बौरे आने लगा, चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। समय से पूर्व आम के बौरे आने लगे, ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी घरेलू वाहित मल। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस
ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कथन ये है वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण आर वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कई बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, अतः वन एक नवीकरणीय संसाधन है। वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं क्योंकि वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अतः ये तो सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ये ध्यान में दीजिएगा कि वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये व्याख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हौस के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी डिक्लोफेनेक सोडियम। ये याद रखिएगा, डिक्लोफेनेक सोडियम जानवरों के लिए दर्द निवारक दवा के रूप में प्रयुक्त तो होती है, इस पे बैन लगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जैवमंडल रिजर्व। ऐसा क्यों? देखिए, जैव विविधता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कुछ विशेषताओं पर निर्भर करती है, जैसे जननिक विभिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, प्रजाति विभिन्नता यानी स्पीसीज वेरिएशन, साथ में टेम्पोरल वेरिएशन। ये ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम वेरिएशन पे भी डिपेंड करती है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोड के माध्यम से सही करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा क्या है, न्यूनतम जोत को अपनाना। चौथा कह रहा है कि मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट उपयोग। ठीक है, पांचवा कह रहा है अस्थानिक एवं कालिक फसल, अनुक्रमण फसल, आवर्तनों को अपनाना। ये क्या है, संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैगन की आनुवंशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी इसे नाशक जीव सह बनाना। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी साइनोबैक्टीरिया। देखिए, अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्मजीवी है जिनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसको नील हरित शैवाल कहते हैं। इसका उदाहरण सीडोमोनास, एरुजिनोसा तथा एनाबीना है। ठीक है, तो ये दो हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, अर्थात क्या आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त तीनों आपके जैव विविधता का संरक्षण, जी हाँ, ये भी जरूरी है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सी है। निर्धनता को घटाना, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत ही कम ताप पर भंडारण, भूकंप अधिकेंद्र, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, रेड डाटा क्षेत्र। डाटा बुक क्या है, ये आपके संकटपन प्रजातियों का एक अभिलेख है, ये ध्यान दीजिएगा। भूकंप क्या है, आपके अधिकेंद्र पे आते हैं।
जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र क्या है, ये आपके हैं विशिष्ट संवहन के संरक्षण हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम होता है। पहला है आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, क्यों? जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो वो उसे पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज ए राइट ऑप्शन। पहले नंबर पे आपका क्षीणता आएगा, दूसरे पे आपके आक्रमण आएगा, तीसरे पे प्रतिस्पर्धा और चौथा क्या है स्थानांतरण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र है। देखिए सर्वप्रथम एजी टॉन्सले नामक प्राणी वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। इकोसिस्टम का खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम में जैव अजैविक घटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनमन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक खुला तंत्र है। इकोसिस्टम इज ए ओपन है। ठीक है, यानी खुला तंत्र है, ये बंद तंत्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो इसका भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सभी, धोबिया, राई, शायरा। तो ये तीनों क्या है, तीनों ऑप्शन आपका सही होगा। आप नोट भी करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा कि यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों तथा लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जी हाँ, करता है। सो फ्रेंड, ये थे आज की टेस्ट सीरीज। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। देखिए आपकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा लक्ष्य है कि हम आपको तकरीबन मान के चलिए 950 वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कंटिन्यू, जिससे आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।